हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण के बारे में। हमने आपको बताया था कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो 3 प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। एल्किल हैलाइड वो 3 प्रकार से केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है। हमने कहा था एक तो पहले आपको बताया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। दूसरा विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। और तीसरी हमने बताई थी आपको धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। तो ये 3 प्रकार से रिएक्शन देता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और धातुओं से क्रिया, जो एल्किल हैलाइड है RX, राइट। हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। आपको बताया था 2 प्रकार की होती है, एक SN2 और एक SN1। SNI भी होता है, इंट्रामोलिकुलर SNI, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ये 12th क्लास में। तो SN1 और SN2 के बारे में हम डिस्कस करा करते हैं। जैसे PCl5 हमने करा था ना, PCl5 की मैकेनिज्म बताई थी, वो इंट्रामोलिकुलर ही है, SNI है। PCl5 से जो रिएक्शन थी, जब हमने अल्कोहल की PCl5 से क्रिया कराई थी तो उसकी मैकेनिज्म कराई थी, आपको याद हो। हाँ, तो वो कौन सी मैकेनिज्म थी, SNI ही मैकेनिज्म थी। खैर 2 प्रकार की होती है, एक SN1 और एक SN2। हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी, SN1 के बारे में भी, SN2 के बारे में भी। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप डाल सकते हैं विजन इंस्टीट्यूट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन SN1 और SN2। चलिए खैर, आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया के बारे में। विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया के बारे में ये कितने प्रकार की होती है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप पेन और कॉपी उठा लीजिए और हेडिंग लगाइए विलोपन अभिक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। विलोपन अभिक्रिया, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल हमारे पास CHX और CH2H है, ये एल्किल हैलाइड है, कोई एल्किल हैलाइड। X क्या है हमारे पास यहाँ पर है, X में आप ClBrI हो सकता है, IF, ClBrIF हो सकता है, हैलाइड है कोई। हमने कहा यहाँ पर कोई रिएजेंट लिया, अभिकर्मक, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिकर्मक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रिएजेंट की प्रेजेंस में हमने कहा कि यहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए। जैसे हमारे पास एक यहाँ से X निकल गया और एक यहाँ से H निकल गया। मान लीजिए यहाँ से क्या बाहर हो गए, HX बाहर हो गए। HX का विलोपन हो गया, विलोपन मतलब कमी। किसकी कमी हो गई, H और X की। यहाँ से H निकल गया और यहाँ से X निकल गया, HX की कमी हो गई। तो हुआ क्या, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई और एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH डबल बॉन्ड CH2। फॉर्मेशन किसकी हो गई, एल्कीन की। यानी कि इतनी बात तो में पता चल गई कि विलोपन अभिक्रिया में फॉर्मेशन किसकी होगी, एल्कीन की होगी। बात समझ में आई यहाँ तक। किस चीज का विलोपन हो रहा है, X और H का। X को हैलाइड बोलते हैं या हैलोजन बोलते हैं और H को हम हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और X का विलोपन हो रहा है, तो HX बाहर चला गया, इनकी एक वैलेंसी खाली हो गई, संयोजकता खाली हो गई। तो इसने और इसने आपस में कनेक्ट होकर क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर डबल, एक तो पहले ही बन रहा था, एक और बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्कीन बन गया, राइट। तो पहली बात हमारे पास विलोपन अभिक्रिया में क्या हुआ करता है। चलिए इस रिएक्शन को एक और नाम भी देते हैं, रिएक्शन का नाम ये पूछा जा चुका है नीट के अंदर, एग्जाम में पूछा जा चुका है 11th 12th पे भी और नीट पे भी, कि इस अभिक्रिया का एक और नाम होता है। एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, एक और नाम होता है, देखो क्या निकल रहा है इसके अंदर। पहले नाम की बात करते हैं। इसमें हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है। तो V मतलब होता है निकलना, V का मतलब निकलना किसका, हाइड्रोजन का, तो V हाइड्रो। हैलोजन भी निकल रहा है तो हैलो, और जनीकरण प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, बोलो साथ साथ रिपीट करो,
हिंदी का नाम क्या हुआ? वी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन, करंट मतलब प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन भी निकलती है और हैलोजन भी निकलती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी मतलब निकलना, हाइड्रो और हैलोजन, हैलोजन का, हाइड्रोजन और हैलोजन का। दूसरा चेक करो यहाँ पर, अगर मैं इसको अल्फा कहूँ, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है उसे हम अल्फा बोलते हैं। भाई हम एल्किल हैलाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हैलोजन आ रहा है। अगर यहाँ पर OH हो जाता तो बताओ आप इसको अल्कोहल बोलते या एल्किल हैलाइड बोलते? अल्कोहल बोलते ना, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? OH, यानी कि पहचान OH से हो रही है। तो जिससे किसी ग्रुप की पहचान होती है उसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। बोलो क्या बोलते हैं उसको? फंक्शनल ग्रुप। तो इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है? हैलाइड है। हैलाइड से तो पहचान करेंगे आप कि ये एल्किल हैलाइड है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है बेटा उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, क्योंकि इससे जुड़ रहा है तो अल्फा होगा। उससे नेक्स्ट कौन होगा? बीटा। तो इधर भी बीटा और इधर भी बीटा। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है बेटा? अल्फा से X निकल रहा है, बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसका एक और नाम होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा विलोपन, अल्फा बीटा विलोपन। तीसरे एक और नाम दे देते हैं हम इसका, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए एक और नाम देते हैं इसका बीटा एलिमिनेशन। नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, विहाइड्रो हैलोजनीकरण हो सकता है, और एक और नाम दे दिया मैंने आपको, एलिमिनेशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा अलग बोल दिया, एलिमिनेशन अलग बोल दिया, राइट? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्या होगा? अल्फा पोजीशन से हैलाइड, बीटा से हाइड्रोजन और HX मिलकर बाहर R CH डबल बॉन्ड CH2, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। चौथी बात इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया में, विलोपन अभिक्रिया में छोटे अणु, छोटे परमाणु, अणु नहीं सॉरी, छोटे परमाणु या समूह एलिमिनेट होते हैं, विलोपित होते हैं बोल सकते हैं आप, एलिमिनेट होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा बताओ? विलोपन अभिक्रिया में छोटे परमाणु या समूह विलोपित होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, ठीक। चौथी बात, पांचवी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ, हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बंद होता है, आप जानते होंगे। तो ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, भाई दोनों सिग्मा है ना। यहां से दो सिग्मा बाहर गए, इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया तो एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की, और एक किसकी फॉर्मेशन हुई बोलो? पाई की। नहीं समझ में आई बात? मैं समझा देता हूं आपको। देखिए यहां पर CH जुकतु है, यहां पर CH2 जुकतु है। CH और CH2 के बीच किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? पाई बॉन्ड का। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है ना भाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा तो ऑलरेडी है, यहां भी सिग्मा ऑलरेडी है। फॉर्मेशन किसकी हुई? पाई बॉन्ड की। यहां पर फॉर्मेशन किसकी हो रही है बताओ? यहां पर किस चीज की कमी हो रही है? एक सिग्मा ये हट रहा है, एक सिग्मा ये हट रहा है, तो दो सिग्मा हट रहे हैं, और दो सिग्मा हटने के बाद एक सिग्मा दे रहे हैं और एक क्या बना रहे हैं? पाई बना रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि दो सिग्मा से एक सिग्मा बन रहा है और एक पाई, दो सिग्मा मिलकर एक सिग्मा बना रहे हैं और एक क्या बना रहे हैं? पाई बना रहे हैं। अब आपको मैंने बताया था पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 63 किलो कैलोरी पर मोल की रिक्वायरमेंट होती है, और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए 83 किलो कैलोरी पर मोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो बोलो, दो सिग्मा ज्यादा स्टेबल होंगे या एक सिग्मा और एक पाई ज्यादा स्टेबल होगा? बताइए आप ही लोग। ये ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है किससे? पाई से। तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। मतलब जब अब रिएक्शन हो रही है, विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है, तो स्थायित्व से अस्थायित्व की तरफ चल रही है रिएक्शन, स्थायी से अस्थायी की ओर चल रही है,
स्टेबल से अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, ये स्टेबल प्रोडक्ट है और ये कैसा है, अनस्टेबल है। जबकि रिएक्शन कहां कैसे होती है, स्टेबल से अनस्टेबल की ओर। मान लीजिए अगर ए अनस्टेबल है, अस्थाई है, तो बी में कब बनेगा ये, जब बी क्या होगा, स्टेबल होगा। ए से बी अगर बनना चाह रहा है, ए से बी अगर बनना चाह रहा है तो बी स्टेबल होगा, बी स्थाई होगा और ए क्या होगा, अस्थाई होगा। बात को समझते रहना, कहने का मतलब ये है कि ये स्थाई है और ये अस्थाई है। अब अगर ये स्थाई होता, ये अगर स्थाई होता तो रिएक्शन खुद होती, क्योंकि कोई भी चीज अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहती है। कोई भी चीज अस्थाई से स्थाई होना चाहती है तो खुद होगी, उसे एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, वो खुद होती रहती है, तो रिएक्शन खुद होगी। लेकिन अगर आप स्थाई से अस्थाई बनाना चाह रहे हैं, स्टेबल से अनस्टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो रिएक्शन करानी पड़ती है, रिएक्शन करानी पड़ती है। बात समझ में आ रही है कुछ? अगर स्थाई से अस्थाई है तो रिएक्शन को कराना पड़ेगा, लेकिन अगर अस्थाई से स्थाई बन रहा है, अस्थाई से स्थाई बन रहा है तो रिएक्शन खुद होगी, रिएक्शन खुद होगी। मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, भाई मेरे पास हीलियम है, यहां बता देता हूं, इसे रफ कर देता हूं इसको। मेरे पास हीलियम है, आप जानते हो अक्रिय गैस है, स्टेबल है, क्या है बोलो, स्थाई है। अब यहां से समझ में आ सकती है बात आपको, ये स्थाई है, तो क्या बताइए आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा क्या, बताओ, आसानी से देगा इलेक्ट्रॉन ये? हाँ नहीं देगा ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्थाई है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ रही है। अब फील हो रहा है थोड़ा सा बात, हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्थाई है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा तो ये क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो हीलियम स्थाई से अस्थाई क्यों बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा, इसलिए हीलियम इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं सकता। और अगर इससे इलेक्ट्रॉन त्यागवाना है, निकलवाना है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आप दोगे एनर्जी इसको निकालने के लिए। सेम प्रोसेस यही है अगर मेरे पास सोडियम होता, सोडियम, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 281 होता है, स्टेबल होने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, तो बिल्कुल ये बहुत ही आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो सोडियम Na तुरंत Na+ में कन्वर्ट होना चाहेगा, तुरंत कन्वर्ट होना चाहेगा, ये तुरंत कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं ये स्थाई है, स्थाई से अस्थाई अगर कोई चीज बनानी है तो उसे कराना पड़ता है प्रोसेस को, लेकिन अगर अस्थाई से स्थाई बनाना है, ये कैसा है बोलो, अस्थाई, और ये कैसा है, स्थाई। तो अस्थाई से अगर स्थाई बनाना है तो वो ऑटोमेटिक खुद बन जाएगा, मतलब आप हल्की सी एनर्जी दो तो वो क्या होगा, अनस्टेबल से स्टेबल की ओर चला जाएगा। उसे कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जबकि इसे कराने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थाई है और ये अस्थाई है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड मजबूत होते हैं, पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं। तो स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कराना पड़ेगा, और जब हम इस प्रोसेस को कराएंगे तो रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ेगी, और जिस रिएक्शन में हमें ऊर्जा देनी पड़ती है उस प्रक्रम को हम ऊष्माशोषी प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। किसको बोलते हैं बोलो, जहां प्रोसेस कराना पड़ता है, जहां रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है। क्योंकि ये स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो प्रोसेस क्या होगा, ऊष्माशोषी होगा। और जहां पर प्रोसेस ऊष्माशोषी होता है वहां पर हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। किसकी बोलो, हाई टेम्परेचर। यानी कि हमारे पास अगर मुझे
विहाइड्रोजनीकरण कराना है, विलोपन अभिक्रिया करानी है तो टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा। बात को समझना, टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा और लगभग यहाँ पर ये 60 अबाव होता है, 60 या 50 अबाव होता है, 50 अबाव मान के चले। टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पर 50 अबाव होगा, 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। बात समझ में आई? जब स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा था तो रिएक्शन को, प्रोसेस को कराना पड़ा, और कराना पड़ा तो एनर्जी देनी पड़ी। जिसमें एनर्जी दी जाती है उसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब उच्च ताप पर रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन कैसी होगी? उच्च ताप पर। जबकि जब हम बात कर रहे थे SN1 की, वहां पर आ जाते हैं SN1 की। जब हम बात करते हैं SN1 की तो यहां पर क्या हो रहा था? कार्बोकेटाइन स्टेबल था, प्रोसेस स्टेबिलिटी की ओर जा रहा था, तो यहां पर बेटा ये कम ताप की जरूरत हो रही थी, तो इसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। SN1 कैसी अभिक्रिया होगी? बोलो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी बात करेंगे। फिलहाल आप बस ये ध्यान रखना, SN1 कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, कम ताप की। यानी कि अगर मैं SN1 रिएक्शन कराऊंगा तो कम ताप चाहिएगा, और अगर मैं एलिमिनेशन कराऊंगा तो अधिक ताप चाहिएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको? आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। आप इसे नोट करो, बहुत जल्दी से नोट करो, फिर इसे रफ करते हैं। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, समझ में आया? अच्छा लगा? हाँ, मेहनत करते रहना है, पढ़ते रहना है साथ साथ। लेक्चर के बाद भी एक बार देखना है इसको अच्छे से कि आपने क्या पढ़ा, तभी मजा आएगा पढ़ने में। हाई टेम्परेचर पर होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये किस प्रकार का एलिमिनेशन था? इसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अभी तक बताया था मैंने कि भाई अल्फा पोजीशन से हैलाइड निकल रहा था और बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा विलोपन। ये दो प्रकार से होता तो तीन प्रकार से, चलो तीनों प्रकार लिख लेते हैं। तीन प्रकार से होता है। पहला होता है बेटा इवन एलिमिनेशन, इवन विलोपन, इवन एलिमिनेशन। दूसरा होता है E2 विलोपन, और तीसरा होता है ECB विलोपन। CB का मतलब है बेटा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तीन प्रकार से होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तीन प्रकार के टाइप्स होते हैं। ध्यान रखने जो टॉपिक चल रहा है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से चाहे बोर्ड से रिलेटेड बात हो रही हो, चाहे नीट से रिलेटेड बात हो रही हो, चाहे जेईई मेन से, हर साल क्वेश्चन बनता है, बन रहा है हर साल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। कराऊंगा कुछ एग्जाम्पल भी आपके, आप खुद देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन विलोपन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एल्किल हैलाइड होगा। भाई ध्यान रखना है, पहले क्या होगा? एल्किल हैलाइड होगा तो सबसे पहले यहां पर हैलाइड निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर कौन निकलेगा? हैलाइड निकलेगा। इवन के अंदर पहले क्या होने वाला है? X का निकलना है। जैसे X निकलेगा तो कार्बन पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव। भाई X माइनस निकल गया यहां से बाहर, तो कार्बन पे क्या आएगा? बताओ, X पे माइनस तो कार्बन पे क्या आ रहा है? प्लस। तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? कार्बोकेटाइन मिलेगा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद H प्लस निकलेगा यहां से, उसके बाद H प्लस निकलेगा, तो H प्लस निकलेगा तो कार्बन पे माइनस आएगा, तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो CH डबल बॉन्ड CH2, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहीं पे बता रहा हूं कि विलोपन अभिक्रिया में E1 में क्या होने वाला है? E1 में पहले X निकलेगा और फिर
H+ निकलेगा और क्या बन जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड। जब X- निकलेगा तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, कार्बोकेटाइन की। बात करते हैं E2 की। E2 में सबसे पहले क्या होगा बेटा, दोनों एक साथ निकलेंगे, HB और XB, HB और XB दोनों के दोनों एक साथ निकलेंगे। ध्यान रखना, दोनों के दोनों HX मिलकर बाहर, तो जैसे दोनों जितनी जल्दी से ये माइनस लेके बाहर जाएगा उतनी तेजी से मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और माइनस और प्लस मिलकर डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड CH2, HX मिलकर बाहर एक ही साथ बाहर निकलेंगे। E2 के अंदर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ओनली ट्रांजिशन स्टेट आती है। क्या आती है, ट्रांजिशन स्टेट। कोई भी हमारे पास इसके अंदर कोई भी मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होती है। बात समझ में आई। ECB की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें हमारे पास एल्किल हैलाइड होगा, इसके अंदर सबसे पहले बेटा H+ निकलेगा, H+, C पे क्या आने वाला है माइनस। जब H+ निकलेगा तो बेटा यहाँ पर देखा आपने CH2 पे माइनस आया, और जब CH2 पे माइनस आता है तो इसे बोलते हैं कार्बोएनाइन, कार्बेनाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन, कार्बेनियन, 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 कार्बेनाइन, कार्बन पर माइनस। अगेन क्या होने वाला है बेटा, जैसे इस पे माइनस आएगा तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो X है, तो ये माइनस कौन लेके चला जाएगा, X, तो C पे प्लस और इस पे माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, डबल बॉन्ड की हो जाएगी, मतलब एल्कीन फॉर्मेशन। पता चला क्या होने वाला है। E1 में होने वाला है, पहले X निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर H+ निकलेगा तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, एल्कीन की। E2 में क्या होने वाला है, दोनों के दोनों एक साथ निकलेंगे, ना ही तो पहले H+ निकलेगा ना ही पहले X- निकलेगा, दोनों के दोनों एक साथ निकलेंगे। एक साथ निकलेंगे तो हमारे पास इसमें ना कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, डबल बॉन्ड की। ECB में क्या होने वाला है, कॉन्जुगेट बेस में क्या होने वाला है कि पहले H+ निकलना है, यानी कि E1 का उल्टा हो रहा है, पहले H+ निकलना है, H+ निकलेगा तो कार्बेनाइन बनेगा, उसके बाद कौन निकलेगा बताओ, X- निकले, X- निकलेगा तो फिर क्या बन जाएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन। नोट करो इसे, फिर हम बात करते हैं E1 के बारे में, एक एक करके डील करते हैं इनसे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फिर से कह रहा हूं मैं इस बात को, नोट कर लिया, चलो। बहुत बढ़िया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा E1 एलिमिनेशन, E1 विलोपन, E1 एलिमिनेशन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इसका नाम E1 क्यों रखा। जैसे हमने देखा था SN1, ऐसे हम यहां पढ़ रहे हैं E1, SN1 क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलैरिटी एक थी, इसी प्रकार E1 के अंदर भी मॉलिक्यूलैरिटी एक ही होगी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक होगा। यानी कि जितना हमने SN1 में पढ़ा वही सारी बात E1 के अंदर है। हमने कुछ मेन थिंग्स लिए थे, मेन पॉइंट्स लिए थे SN1 के अंदर, चलो रिपीट कर देते हैं फिर से। हमने कहा था भाई टर्शरी देता है, सेकेंडरी देता है। दूसरा हमने कहा था भाई पोलर प्रोटिक होना चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, जैसे हमने कहा था भाई एथिल अल्कोहल CH3OH, ठीक, जैसे C2H5OH, ऐसा पोलर प्रोटिक हो। तीसरी बात हमने कहा था भाई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, तो इसमें भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताई थी, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। भाई स्पेलिंग देख लेना, रीअरेंजमेंट क्या होगा, पुनर्विन्यास पॉसिबल होगा, ठीक। तीसरी बात हमने बेस जो बताया था, वीक बेस चाहिए होता है इसके अंदर। कैसा बेस, वीक बेस। अगर डिफरेंस हमने कहा था इसके अंदर बेटा लो टेम्परेचर चाहिए होता है। SN1 रिएक्शन कराने के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिएगा, लो। क्यों चाहिएगा, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब स्टेबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलो ये बता देता हूँ कि क्यों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। बेटा जब हमारे पास यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड होता है, X होता है और ये CH3 मान के चले, तो यहाँ से X बाहर आ जाता है, कार्बोकेटाइन पे प्लस होता है और CH3 माइनस। तो इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने जितनी एनर्जी दी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक करने से भी एनर्जी निकलेगी और इसके अटैक करने से जितनी एनर्जी निकली, मान लीजिए यहां पर एनर्जी आपने दी थी, यहां आपने एनर्जी दी E1, निकली जो अटैक करने से निकली एनर्जी कितनी है E2। तो बेटा चूंकि OH वाला जो बॉन्ड होता है, ये जो OH वाला बॉन्ड बना और ये जो C और X वाला बॉन्ड होता है, ये अनस्टेबल होता है और ये स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है? जो यानी कि C और X वाला बॉन्ड होगा वो अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा, और O और C वाला जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? स्थायी होगा। अगर ये बॉन्ड स्थायी है तो स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है तो एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी ज्यादा निकलेगी। जितना ज्यादा, भाई मान लीजिए अगर ये गर्म है, मान के चले आप, ये बहुत ही ज्यादा फुकता है, मान लीजिए पिघला हुआ है तो बहुत सारी एनर्जी है इसके पास, गर्मा गर्म है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब आप इसे टच भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत गर्म है, बहुत सारा एनर्जी है। लेकिन अगर आप इसको ढालना चाहो किसी भी रूप में, मान लीजिए आपने एक छोटी सी मतलब डार्ट, मान लीजिए डार्ट ली, उसमें डाल दिया इसको तो डार्ट जैसी शेप ले लेगा। किसी भी चीज में डाल दीजिए आप इसको, वो उसकी शेप ले लेगा। लेकिन अगर मैं इसको ठंडा करने लगूं तो इसमें से एनर्जी निकल रही होगी, जैसे जैसे मैं ठंडा करता जाऊंगा इसमें से एनर्जी निकलती जाएगी और ये ठोस बनता जाएगा और इसमें जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर चली जाएगी बेटा, ये उतने ज्यादा ठोस हो जाएगा और उतने ज्यादा स्थायी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उतने ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी है, स्थायी बॉन्ड बना रहा है। जितना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो E2 ज्यादा है ना, तो डेल्टा E बताओ, डेल्टा E क्या होगा? E2 माइनस E1, सॉरी E1 माइनस E2, ऐसा ही तो होता है ना, E1 माइनस E2। तो डेल्टा E क्या होगा बताओ? नेगेटिव आ जाएगा। ऊर्जा में अंतर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। एंथैल्पी परिवर्तन ऐसा है, मान लीजिए ग्राफ बना के दिखा देता हूं। यहां से हमने क्या करा? एनर्जी देनी शुरू करी, यहां तक एनर्जी अपनी इसके पास E1 थी, एनर्जी दी तो स्टेबल आ गया, E2 एनर्जी हो गई। तो डेल्टा E क्या होगा बताओ? E2 माइनस E1। ज्यादा कौन सी होगी? E1, सॉरी E1 ज्यादा होगी, तो E2 माइनस E1, क्योंकि एनर्जी इस पे E2 तो बहुत कम बचेगी ना, मॉलिक्यूल की एनर्जी, इसकी खुद की एनर्जी तो बहुत कम होगी ना, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। और ये अगर भाई मैं कह रहा हूं E2 निकलेगी ज्यादा, एनर्जी तो ज्यादा निकलेगी, लेकिन बेटा मॉलिक्यूल की एनर्जी तो कम होगी ना, क्योंकि ज्यादा निकल गई, बाहर चली गई, वेस्ट हो गई। समझ गए ना? इसकी E1 की एनर्जी कम है और E2 की एनर्जी ज्यादा है, कम देनी पड़ रही है, ये ज्यादा मिल रही है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल की एनर्जी, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी तो कम होगी या ज्यादा होगी? आप बताइए। इस मॉलिक्यूल की एनर्जी तो ज्यादा होगी ना, क्योंकि अनस्टेबल है। इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी क्योंकि स्टेबल है, तो कम कर दी मैंने और इसकी ज्यादा कर दी। तो E1 ज्यादा है, E2 ज्यादा है, E2 कम है, तो डेल्टा E बराबर क्या होगा? E2 माइनस E1। डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। E2 कम है, E1 ज्यादा है, तो ओवरऑल डेल्टा E कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मिलती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है उसे बोलते हैं ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। तो जिसमें मिलती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो कम ताप पे हो जाती है, इसलिए लो टेम्परेचर चाहिएगा, ये बहुत ही कम ताप पे हो जाएगी। क्योंकि जब ये OH बन रहा होगा तो यहाँ से भी तो एनर्जी बहुत सारी निकली होगी, वो बहुत सारी निकली होगी तो वो इस बॉन्ड को तोड़ने में आवश्यक होगी। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। चलिए खैर, ये चीज समझ में आई। सेम होगा हमारे पास बेटा E1 का कॉन्सेप्ट। किसका? E1 का। सेम बिल्कुल जो बात हमने यहाँ पर SN1 में पढ़ी वही बात हम E1 में पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान रखना है दोनों एक ही बात है, मतलब चीजें अलग अलग होंगी बात एक ही, मतलब कॉन्सेप्ट एक ही याद रख सकते हो, क्वेश्चन आराम से आप आंसर दे पाओगे। E1 भी कौन ज्यादा देगा? टर्शरी और सेकेंडरी। दूसरा इसमें भी सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर प्रोटिक, पोलर
प्रोटीन। तीसरी बात, क्या फॉर्मेशन करता है ये बताओ? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाता है। कार्बोकेटाइन बनाएगा तो स्टेबिलिटी आपको पता है 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 से 2 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। तीसरी बात, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। चौथी बात, बेस कैसा होना चाहिए बेटा? वीक बेस हो। कैसा बेस हो? वीक बेस, वीक बेस हो। लेकिन डिफरेंस क्या था? टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाँ, टेम्परेचर हाई हो, टेम्परेचर हाई हो। क्यों टेम्परेचर हाई होना चाहिए? क्योंकि रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक, रिएक्शन को कराना पड़ता है। यहां पर रिएक्शन अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर जा रही है, यही तो बात बता रहा था मैं आपको। यहां पर रिएक्शन अनस्टेबल से कहां जा रही है बेटा? स्टेबिलिटी की ओर। ये अस्थायी है और ये स्थायी है, तो रिएक्शन खुद होगी या करानी पड़ेगी? खुद हो जाएगी ना, क्योंकि अस्थायी से स्थायी की ओर जा रही है रिएक्शन। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो खुद हो जाएगी, रिएक्शन करानी नहीं पड़ेगी, तो कम टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जब मैं बात करता हूं बेटा E1 की, तो यहां पर क्या प्रोडक्ट होता है? CH डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड जिसमें आ गया तो अनस्टेबल हो गया ना, और ये कौन है? स्टेबल। तो रिएक्शन स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रही है, विपरीत जा रही है, तो रिएक्शन को कराना पड़ेगा। कराना पड़ेगा तो जहां रिएक्शन को कराना पड़ता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उनके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर। तो डिफरेंस बस इतना ही होगा, आपको एक रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ E1 से होगी या ये SN1 से होगी? E1 से होगी या SN1 से होगी? तो डिफरेंस बस यही होगा। मान लीजिए मैं यही रिएक्शन दे दूं, यही रिएक्शन दे दूं और यहां पर लिख दूं बेटा मिथाइल अल्कोहल, और यहां पर लिख दूं डेल्टा का साइन। इसी रिएक्शन में कर दूं मैं यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर लिख दूं बेटा CH3 10 डिग्री सेल्सियस। तो कंडीशन है, और यहीं पर मिथाइल अल्कोहल, दोनों में सेम है। वो डेल्टा भी दे सकता है और 60 डिग्री सेल्सियस भी दे सकता है। तो देखो यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो ये A की अगर मैं बात करूं और B की अगर मैं बात करूं, तो A तो हाई टेम्परेचर पर है इसलिए E1 होगा। ये लो टेम्परेचर पर है। लो टेम्परेचर में कितना आएगा? 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो रिएक्शन होगी वो SN1 होगी। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन पूछ रहा है, तो इसलिए कौन से को फेवर करेगी? SN1 को। मतलब यहाँ अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी या ईथर की, जो भी वो तो देखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो E1 हो जाएगी, और वही रिएक्शन अगर टेम्परेचर कम कर दे तो किस में चली जाएगी? SN1 में। या हम ये भी बोल देते हैं बेटा ये मेजर प्रोडक्ट है, 10 डिग्री सेल्सियस पर ये भी बनेगा, A भी बनेगा 10 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन A कैसा होगा? बहुत कम होगा, कम मात्रा में होगा, बहुत कम मात्रा में होगा। ऐसे ही 60 डिग्री सेल्सियस पे B भी बनेगा, लेकिन B कम मात्रा में होगा। तो मैं ओवरऑल क्या कह सकता हूँ कि बस A ही बन रहा है। यहाँ ओवरऑल क्या कह सकता हूँ? बस B बन रहा है, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में बनेगा। तो यानी कि दोनों रिएक्शन, बात चल रही है कि दोनों एक साथ होती है, SN1 भी और E1 भी। डिफरेंस क्या है? केवल टेम्परेचर का। SN1 लो टेम्परेचर पर होगी जबकि E1 हाई टेम्परेचर पर होगी। चलिए बात समझ में आ गई है तो इसे नोट करो और फिर हम E1 की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ तो SN1 की तो बात करनी नहीं हमें बात करनी है बस E1 की। नोट कर लिया? चलो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। समझ में आ गई बात? सुनना ले कोई सुनना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर मान लीजिए कोई एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, R ले लेते हैं, यहां पर R, X और CH3। टेम्परेचर कैसा लिया हमने? हाई, तो डेल्टा साइन लगा दिया, हाई के लिए डेल्टा साइन लगा देते हैं। बेस कैसा लिया? वीक, वीक है और पोलर भी है, H+ भी है। वीक बेस में कौन आएगा? वीक बेस जैसे हमारे पास H2 हो गया, पोलर भी और वीक बेस भी, CH3OH हो गया और C2H5OH हो गया, ये वीक बेस में आ जाएंगे।
वीक बेस। तो क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो RCH डबल बॉन्ड CH2। भाई अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने वाला है, अल्फा से X और बीटा से हाइड्रोजन, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्टेप फर्स्ट में हमने देखा, स्टेप फर्स्ट पहले स्टेप में क्या होने वाला है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, मतलब X बाहर जाएगा, बोलो ऐसे होगा। अगर X बाहर जाएगा तो धीरे धीरे X बाहर निकलेगा, भाई बॉन्ड जो टूटेगा वो धीरे धीरे टूट रहा होगा, इसलिए स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ करता है, RDS, RDS। R मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि अभिक्रिया की जो दर है वो इसी पद से निकालेंगे, अभिक्रिया की दर वो हम इसी पद से निकालेंगे, यानी कि अभिक्रिया की दर के किस रेट से अभिक्रिया हो रही होगी, कितनी तेजी से हो रही होगी, वो स्टेप फर्स्ट पे ही डिपेंड करेगी। X निकला जैसे ही तो CH पे क्या आया, प्लस, CH पे क्या आया बोलो, प्लस, मतलब किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्बोकेटाइन की, कार्बोकेटाइन। स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है, स्टेप सेकंड में क्या निकलेगा बोलो, हाँ हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन जब निकल रहा होगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ से H पे क्या आने वाला है, प्लस, और H पे प्लस होगा तो CH2 पे क्या होगा, माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बात समझ में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की अगर हम बात करें, अभिक्रिया के वेग की अगर बात करें, कि अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर की अगर हम बात करें dx अपॉन dt, वो अनुक्रमानुपाती होगा एल्किल हैलाइड की सांद्रता की। भाई जितनी ज़्यादा होगी एल्किल हैलाइड की सांद्रता E1 भी उतनी ज़्यादा होगी, जैसे SN1 की बात कर रहे थे। अब चूंकि इसमें एल्किल हैलाइड का केवल एक ही मॉलिक्यूल है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी एक है, इसलिए हमने E1 कहा इसको, या मैं कहूँ कि अभिक्रिया की कोटि एक है तो इसलिए हमने इसे इस वजह से भी बोल दिया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है और मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 है। बात समझ में इतना है, इसे नोट करो, नोट करो, इसे नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, रफ कर दूं, चलो। तो ध्यान रखना एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होगी, हाई टेम्परेचर पर। इसी प्रकार से हमने एक रिएक्शन ली, मान के चले हमसे यही चीज़ दे दी उसने, CH3 और Cl। उसने कहा भाई कि हम रिएक्शन कराते हैं मिथाइल अल्कोहल से, बेस है और वीक बेस है, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, आपको पता है। चलिए, और हमने टेम्परेचर ले लिया 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमें मैकेनिज्म सीखनी बहुत ज़रूरी है। स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या होने वाला है, Cl बाहर निकलेगा। कौन बाहर निकलेगा, Cl। और Cl बाहर निकलेगा तो ये कौन सा स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। स्टेप फर्स्ट इसका RDS होता है, क्योंकि स्लो है, धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा होगा। तो जैसे बॉन्ड टूटेगा, बहुत बढ़िया, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोकेटाइन की, कार्बोकेटाइन। और यहाँ से क्या बाहर, X माइनस बाहर, सॉरी Cl माइनस बाहर, राइट। अब काम आता है बेटा बेस का। बेस का काम होता है, मैंने आपको समझाया था, बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस बताया था आपको कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपसे कहा था कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो नाभिक नहीं होते हैं, वो जाकर आक्रमण करते हैं, जाकर उस पर अटैक करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, मतलब जिस पर प्लस चार्ज होगा या जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, न्यूक्लियोफाइल उस पर जाकर अटैक करते हैं। जबकि बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं,
H प्लस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो बेस H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं जबकि न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करा करते हैं। तो ये क्या काम करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से H प्लस निकलने वाला है। अब जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन खो के जाएगा। अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे के जाएगा, CH2 को, कि मुझे तो भाई ऑक्सीजन बुला रहा है। तो इस पे प्लस आएगा, ये अपने लोन पे से डोनेट कर देगा, वो अलग बात है। तो बेस क्या काम कर रहा है, इस H प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो CH2 पे क्या है माइनस और इस पे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब चूंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ से भी तो निकल सकता था, यहाँ से भी, तो दोनों जगह से निकल, तीनों जगह से निकल सकता है, लेकिन तीनों जगह में प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा ना, क्योंकि सममिति है, सिमेट्री है। यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 है, सिमेट्री है, इसलिए किसी एक जगह से निकाल लो। तो डबल बॉन्ड CH2 और CH3, बात समझ में आई, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, यही चीज अगर वो क्या कर देते बेटा, यही चीज अगर वो क्या कर देते, 10 डिग्री सेल्सियस कर देते इसी चीज को, ये बात समझ में आ गई, प्रोडक्ट तो ये चीज समझ में आ गई। यही चीज अगर मैं क्या कर दूं, मिथाइल एल्कोहल ले लूं यहीं पर ही और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लूं, तो लो टेम्परेचर है, तो रिएक्शन किसको फेवर करेगी, SN1 को। तो पहले तो कार्बोकेटाइन बनना ही है, पहले स्टेप में तो क्या बनना है बोलो, कार्बोकेटाइन और Cl माइनस। दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा, कौन, न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर CH3OH न्यूक्लियोफाइल होगा तो बेटा यहाँ से CH3O पे माइनस और H पे प्लस आने वाला है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिस पर माइनस होता है। और आपको बता रखा है पोलर प्रोटिक होता है, तो प्रोटॉन दे देगा, तो O पे क्या आएगा, माइनस। अगर माइनस होगा तो ये प्लस जाकर इस पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस प्लस पर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 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 और O CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो बता रहे हैं आपको कि अगर यही रिएक्शन किसको फेवर करती है, SN1 को, तो प्रोडक्ट फिर ये बन जाता। ये बता रहे हैं, समझ में आएगी बात, समझ में आएगी बात। कब, जब टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो E1, टेम्परेचर कम होगा तो SN1, ध्यान रखना। नोट कर लिया, रफ करूं, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, आज प्रैक्टिस ही करनी है, और प्रैक्टिस करते हैं। हमने लिया मान लीजिए CH3 CHX CH CH3 और CH3, और इसकी रिएक्शन हमने कराई हाई टेम्परेचर पे। तो क्या होने वाला है बेटा, बताओ क्या होने वाला है प्रोडक्ट, अगर हम बताएं तो स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। स्टेप फर्स्ट में क्या होने वाला है, X निकलेगा, चलो यहीं पर ही दिखा देता हूँ, X माइनस निकलेगा, तो CH पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ भी क्या होगा CH, और ये CH3 और ये भी CH3, राइट। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। क्या आपको ये फील हुआ है कि जो कार्बोकेटाइन है वो कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है या नहीं, बोलो। एक इससे जुड़ रहा है और एक इससे जुड़ रहा है, कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर मैं इस हाइड्राइड को H माइनस को इधर शिफ्ट कर दूं, इस H को इधर शिफ्ट कर दो और ये प्लस को इधर शिफ्ट कर दूं, तो अब ये कितने कार्बन जुड़ जाएगा, 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है कार्बोकेटाइन में। तो यहां पर क्या होने वाला बेटा, रीअरेंजमेंट होगा, किस चीज का रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 H माइनस शिफ्ट का, हाइड्राइड शिफ्ट का होगा, H माइनस शिफ्ट होगा, H पे माइनस तो ये प्लस पे जाके चिपक जाएगा और इस पे क्या आएगा प्लस, तो हमें क्या मिलेगा CH3C CH2, क्योंकि एक H तो ऑलरेडी है, ये वाला H भी है, ये आ गया CH2, सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 और CH3, और इस पे क्या आ गया बोलो प्लस। अब ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो चूंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर लेता है इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अब हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो अब कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है तो काम होगा बेस का,
बेस प्रोटॉन को निकालेगा। अब प्रोटॉन, भाई ये अगर अल्फा है तो ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। इससे नेक्स्ट बीटा, इससे नेक्स्ट बीटा, इससे नेक्स्ट बीटा। तो हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी। तो दोनों ही तो सिमेट्री है, कहीं एक से निकाल लो, किसी भी एक से निकाल लो। बोलो बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों कैसे हैं, सिमेट्री है। यहां की अगर मैं बात करूं तो ये अलग होगा। तो एक बार हाइड्रोजन यहां से निकाल लेते हैं और एक बार हाइड्रोजन यहां से निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया, चलो ये CH3, एक हाइड्रोजन हमने यहां से निकाला तो CH, क्योंकि प्रोटॉन ले लेगा ना, H प्लस को ले लेगा तो CH पे क्या आएगा, माइनस। तो CH माइनस और C प्लस मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, और ये CH3 और ये भी CH3। जबकि दूसरा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बेटा, यहाँ से H प्लस निकाल सकता है प्रोटॉन, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन है। भाई हाइड्रोजन का विलोपन कहाँ से होता है, बीटा पोजीशन से। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये CH2 बचेगा, CH2 पे माइनस और इस पे प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो हमें क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब दो बन रहे हैं प्रोडक्ट, एक ये वाला और एक ये वाला। नंबरिंग आप कर सकते, नाम बता ही सकते हैं, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटुइन। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटवनइन। इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटवनइन, ब्यूटवनइन, और इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटुइन। अब बेटा बात आती है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट की, किसकी, मेजर प्रोडक्ट की, कि ये ज्यादा मात्रा में बनेगा या ये ज्यादा मात्रा में बनेगा, ये वाला ज्यादा मात्रा में होगा या ये वाला ज्यादा मात्रा में होगा। अब इसकी बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड, इस बात से रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे जिनको हम बोलते हैं सैटजफ। सैटजफ कौन थे बोलो, सैटजफ। तो सैटजफ लो, सैटजफ ने कहा, सैटजफ ने बड़ी अच्छी बात कही। सैटजफ ने कहा कि भाई जब, मैं लिख देता हूं यहां पर, जब किसी अभिक्रिया में, जब किसी अभिक्रिया में दो एल्कीन के बनने की संभावना हो, कितने बोलो, दो एल्कीन के बनने की संभावना, संभावना, बड़ा इंपॉर्टेंट लो है भाई सैटजफ नियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग से भी पढ़ाएंगे हम, सेपरेट करके पढ़ाएंगे, और यहां से भी लिख रहा, बोल रहा हूं मैं यहां पर कि जब किसी अभिक्रिया में दो एल्कीन के बनने की संभावना होती है, होती है, तो मुख्य एल्कीन, तो मुख्य एल्कीन वो एल्कीन होती है, वो एल्कीन होती है जिसमें, वो एल्कीन होती है जिसमें, जिसमें वो एल्कीन होती है जिसमें सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखना क्या बात चल रही है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते, या सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित हो, या सबसे अधिक प्रतिस्थापित, या सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित हो। समझ पाए? सैटजफ ने क्या कहा कि जब किसी अभिक्रिया में दो एल्कीन के बनने की संभावना होती है तो मुख्य एल्कीन वो एल्कीन होती है जिसमें सबसे अधिक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं या सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित हो। चलिए यहां पर आते हैं अपनी बात को बताने के लिए कि कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। हमने देखा पहली बात, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कार्बन को हम कोई नाम नहीं देते क्योंकि ये डबल बॉन्ड, हमेशा डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में बनता है, तो डबल बॉन्ड के कार्बन को हम क्रियात्मक समूह का कार्बन बोलते हैं और क्रियात्मक समूह के कार्बन को कोई नाम नहीं देते। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो भी आएगा वो अल्फा होगा, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो भी आएगा वो क्या होगा बेटा, वो अल्फा होगा। तो ये भी अल्फा कार्बन, भाई यहाँ की बात नहीं चल रही, यहाँ कार्बन की बात चल रही है, हम इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां से तो बीटा हाइड्रोजन विस्थापित हो गया,
ठीक है, हम यहाँ की बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट जो भी कार्बन होगा बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इससे नेक्स्ट जो भी होगा वो अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, इधर से चले इससे नेक्स्ट ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। देखो फिर से देखो, डबल बॉन्ड का कार्बन है तो इससे नेक्स्ट ये होगा ये अल्फा, इससे नेक्स्ट ये होगा ये अल्फा, ये भी डबल बॉन्ड का कार्बन तो इससे नेक्स्ट ये क्या होगा, अल्फा। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम प्रतिस्थापित समूह की बात करें तो एक यहाँ से CH3 हट सकता है, एक यहाँ से हट सकता है, 2 यहाँ से हट सकता है, 3, तो 3 प्रतिस्थापित समूह उपस्थित हैं। कितने, 3। चलिए अब इसकी बात करते हैं। हमने देखा ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इधर तो कोई कार्बन है नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड के इधर ये कार्बन हो गया अल्फा और डबल बॉन्ड के इधर ये कार्बन हो गया अल्फा, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। कितने, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा किसमें है, इसमें 5 और इसमें 9 है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनती है, मुख्य एल्कीन होती है। अगर ये ज्यादा मात्रा में बनती है बेटा तो ये बनती है 80% और ये बनेगी 20%। अब 80% वाले प्रोडक्ट को हमने नाम दिया सेटजफ प्रोडक्ट। कौन सा नाम दिया, सेटजफ प्रोडक्ट। बोलो कौन सा, सेटजफ प्रोडक्ट। और माइनर एल्कीन का नाम देते हैं हम हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन उत्पाद, हॉफमैन प्रोडक्ट। कुछ पल्ले पड़ी बात, जो माइनर होता है उसे हम हॉफमैन बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। जो मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा उसे हम सेटजफ प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या तक बात समझ में आती है। तो सेटजफ ने क्या कहा, सेटजफ लॉ समझ में आ गया। सेटजफ ने क्या कहा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे वो हमारे पास मुख्य एल्कीन होगी, ज्यादा मात्रा में बनेगी। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे वो माइनर एल्कीन होगी, कम मात्रा में बनेगी। और उस कम मात्रा वाले प्रोडक्ट को हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, ज्यादा वालों को हम सेटजफ प्रोडक्ट बोलते हैं। जल्दी नोट करो फिर आगे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और मजेदार टॉपिक है, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। रफ करो, चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। आई होप कि आप बहुत आराम से कर दोगे क्योंकि अब समझ में आने लगी होगी बात आपको अच्छे से। असल में तो आपकी प्रैक्टिस है भाई, देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही एग्ज़ाम को आप बीट करोगे अच्छे से। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ये था कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH, Br CH2 CH3। इसकी बात करते हैं। हमने कहा कि अगर हम रिएक्शन कराएं CH3OH और 60 डिग्री सेल्सियस पर तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद क्या होगा। उत्पाद की बात करते हैं। वीडियो को पॉज कर दो और करो, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, देखो होता है क्या, अच्छे से ट्राई करो। हो गया, चलो चलो देखते हैं। तो मैकेनिज्म आप सबसे आती है, स्टेप फर्स्ट। पहले क्या होने वाला है बोलो, हाँ Br निकलेगा। पहले कौन निकलेगा, Br, तो निकाल दो इसको Br को। स्लो स्टेप होने वाला है तो रेडिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS होगा, तो निकाल दो इसे। जैसे आप निकालेंगे तो कार्बोकेटाइन पे प्लस आएगा, बहुत बढ़िया। अब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अगर यहाँ भी करें तो भी 2 डिग्री, यहाँ रहे तो भी 2 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो स्टेप सेकंड में कौन आने वाला है भाई, बेस आने वाला है। वो क्या काम करेगा, वो बेस प्रोटॉन को निकलवाएगा और बीटा हाइड्रोजन से निकलवाएगा। कहाँ से, बीटा हाइड्रोजन से। अब ये क्रियात्मक समूह, तो ये सॉरी बीटा और ये भी बीटा, दोनों बीटा है। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ से निकालूँ तो CH2 डबल बॉन्ड, भाई CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। दूसरा कौन सा बनेगा बोलो, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकलवा दें तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो दूसरा ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या होता है, ब्यूटवनीन। इसका नाम क्या होता है, ब्यूटोइन, क्योंकि दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। बोलो मुख्य उत्पाद कौन होगा, हाँ क्योंकि आपने देखा भाई ये मेन होगा, इसके अंदर ये एक फंक्शनल ग्रुप है,
इससे नेक्स्ट ये अल्फा और इससे नेक्स्ट ये भी अल्फा, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें आप चेक करो तो इससे नेक्स्ट तो कोई नहीं है, लेकिन इससे नेक्स्ट ये अल्फा, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें 2 है और उसमें 6 है, तो 6 है तो ये 80% बनेगा और ये 20% बनेगा। तो 80% वाले को सेट जब बोलेंगे, 20% वालों को हम हाफ मैन बोलते हैं, 20 वाले को हाफ मैन बोलेंगे। बोलो कर लोगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप वो खुद से ट्राई करना। तो बच्चों हमें इनके बारे में बात करना है। ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई विलोपन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या है। अभी हमने आपको बताया था कि विलोपन अभिक्रिया जो होती है वो SN1 जैसी होती है, और SN1 में हमने बताया था पहले कार्बोकेटाइन बनता है। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी देंगे 2 डिग्री से, और 2 डिग्री जल्दी देगा 1 डिग्री से। तो ऐसे ही हमारे पास विलोपन अभिक्रिया भी पहले कौन देते हैं, 3 डिग्री पहले देते हैं 2 से, और 2 देते हैं 1 से, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है ना, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन विलोपन अभिक्रिया भी उतनी ही ज़्यादा। तो ज़्यादा विलोपन अभिक्रिया कौन देगा, 3 डिग्री जल्दी देगा 2 से, 2 देगा जल्दी 1 से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसने CH3 CH2 CHF CH3 के साथ CH3OH, ये यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O- के ट्रीटमेंट पर प्राप्त प्रमुख उत्पाद है। भाई आपको पता है कि वीक बेस ले रखा है हमने, तो हमारे पास यहाँ से F- निकलेगा, C पे प्लस आएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है। लेकिन सेटजेफ ने बताया था कि मुख्य उत्पाद कौन होता है, मुख्य उत्पाद वही होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगे तो आपको पता है 2 ब्यूटीन बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ लगे तो 1 ब्यूटीन बनेगा। तो प्रोडक्ट मुख्य कौन होगा, 2 ब्यूटीन, तो ये वाला मेन प्रोडक्ट होगा, ये हमारे पास माइनर होगा। ये 80% बनता है और ये 20% बनता है। बात समझ में आ गई होगी आपको शायद। आप मैकेनिज्म जब करेंगे तो खुद से सॉल्व हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारे पास जैसे ही यहाँ से यहाँ की बात करता हूं तो हमारे पास जैसे ही कौन बाहर जाएगा, बोलो Br बाहर जाएगा, तो C पे क्या आएगा प्लस। अब ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, और हमें पता है कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाए यहाँ से यहाँ पे तो 3 डिग्री हो जाएगा। ये मतलब ये है भाई कि अगर मेरे पास बेटा ये H- यहाँ चला जाए तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा, तो कैसा कार्बोकेटाइन हो जाएगा 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो हमारे पास E1 भी ज़्यादा देंगे। अब 3 डिग्री ज़्यादा होगा तो बेस क्या काम करेगा, H+ को निकलवा लेगा, चाहे यहाँ से निकलवाए चाहे यहाँ से, एक ही बात है। तो अगर ये किसी एक पोजीशन से H+ को निकलवा लेता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर CH3। मैंने कहा यहाँ से निकलवा लिया इसने H+ को, तो प्रोडक्ट ये बना, ये प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। हाँ, ये वाला प्रोडक्ट मत बना देना, ये प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ गई होगी कि ये वाला प्रोडक्ट तो Br, अगर मैं यहाँ से निकालूँ ये अल्फा तो बीटा ये होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देता तो वो भी प्रोडक्ट बन जाता। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल बढ़िया है, ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिनमें ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से Cl निकाल दें और यहाँ से H निकाल दें और ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगी। अभी चेक करेंगे। पहले हम नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटुइन। अगर 2 ब्रोमोपेंटेन ले तो क्या देगा, पेंटुइन देगा। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन बिल्कुल होता है। मैंने आपको बताया था रिएक्शन के नाम एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। फॉलो सेटजेफ रूल, बिल्कुल हमें मेन उत्पाद मुख्य उत्पाद के बारे में कौन बताता है, सेटजेफ ही बताता है कि ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगा, तो ये सेटजेफ रूल को फॉलो करते हैं। दूसरा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, बिल्कुल हैलोजन भी निकलती है यहाँ से और हाइड्रोजन भी निकलती है, तो डी मतलब निकलना किसका, हाइड्रोजन और हैलोजन का। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन नहीं होता इसके अंदर, ये वाली चीज़ नहीं होती, तो ए भी होता है, बी भी होता है और सी भी होता है। तो ए बी सी जहाँ पर आपका ऑप्शन है वो आंसर होगा, बाकी सब आंसर नहीं है। हो गया, बात समझ में आ गई। अब इस वाली बात करते हैं, ऊपर वालों को मैं रफ कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। इस वाले की बात करते हैं। तो हमने देखा इस वाले को बेटा कि अगर हम ऐसे करें ये Cl, तो अगर इस वाले Cl को लें हम तो क्या होने वाला है आप बताइए। 6 डिग्री सेल्सियस पहले Cl निकलेगा,
तो ये कार्बन होता है ना, हर कोने पे कार्बन होता है, यहाँ कार्बन, हर कोने पे एक कार्बन होता है। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, आप जानते होंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो Cl अगर हट जाए तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो मैं कार्बन बना देता हूँ इसको, ये कार्बन, ताकि थोड़ा और आसान लग जाए आपको। ऐसे हो रहा होगा, और ये कार्बन और यहाँ पर Cl, इस पे प्लस आ गया होगा। Cl बाहर निकलेगा ना पहले स्टेप में। अच्छा, इसकी वैलेंसी पूरी करो तो 2 हाइड्रोजन से 2 4 होता है, तो 2 है ना, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 हाइड्रोजन से 2, 2 इसे 2, 2 इसे, 2 इसे और 1 इसे, ऐसा होगा बिल्कुल। अब ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया भाई। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए ऊपर, तो यहाँ पर आने के बाद कौन सा हो जाएगा भाई, एक ही हो जाएगा, एक 3 डिग्री हो जाएगा। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ऊपर, तो ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, यहाँ से C, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट हो गया तो ऊपर CH हो गया, राइट। अरे हो गया ना, सॉरी, CH2 तो पहले से होगा भाई, यहाँ पर CH2 तो पहले से होगा, वैलेंसी को पूरी करोगे ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये CH3, यहाँ C बचा, यहाँ CH2, और ये हमारे पास ही होगा। इस पे क्या आ जाएगा, प्लस 3 डिग्री। अब बेस क्या काम करेगा, बेस क्या काम करेगा बेटा, प्रोटॉन को निकालेगा। अब ये अल्फा और ये अल्फा, सॉरी बीटा, सॉरी, ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। अब बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का निकलना है, तो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। इन दोनों कंडीशन में तो एक ही सिमेट्री है, लेकिन ये अलग है। तो एक बार यहाँ से निकाल दो और एक बार मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो आपने देखा ये CH2 जू का तू रहा, ये CH2, ये CH2 और ये CH2, यहाँ से C, यहाँ से मैंने H निकाल दिया, H माइनस, सॉरी H प्लस, तो इस पे माइनस आएगा, माइनस और प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ CH बचाएगा, क्या बचेगा, CH, और ये जू का तू CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा ना, बोलो। एक कौन सा बनेगा, एक बनेगा देखो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये CH2 अगेन CH2 और अगेन CH2, और यहाँ से आप अगर हाइड्रोजन निकाल दो तो ये CH2 बन जाएगा। मेजर कौन होगा, देखो फंक्शनल ग्रुप है ये, इससे नेक्स्ट अल्फा, इससे नेक्स्ट अल्फा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इससे आगे तो कोई है ही नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 2 और 2 4। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे नेक्स्ट ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। कौन होगा मुख्य, बिल्कुल ये मेन होगा, मतलब मुख्य होगा। तो ये कितना बनेगा बोलो, 80%, और ये कितना बनेगा, 20% बनेगा। आ गई कुछ बात समझ में, फीलिंग आ रही है, थोड़ा फील हो रहा है, अच्छा बेटर फील हो रहा है कि हाँ कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया, तो उसे भी देख लेते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं भाई, देखने में तो कुछ नहीं जा रहा। चलो, ये कार्बन होगा, इस तरह से ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, और यहाँ पर कौन लग रहा है, Br लग रहा है बेटा। इनकी वैलेंसी पूरी करो, इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसे 3 चाहिए, इसे भी 3 चाहिए, और ये भी कार्बन होगा भाई, इसे 1 हाइड्रोजन चाहिए और इसे भी 1 हाइड्रोजन चाहिए। पहला स्टेप क्या होने वाला है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। बोलो पहला स्टेप क्या होने वाला है, बिल्कुल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, Br बाहर जाएगा, तो Br बाहर जाएगा तो ये CH3, ये CH3, ये C, यहाँ पर प्लस आ गया, और ये CH3, यहाँ भी H और यहाँ भी H, प्लस आ गया। अब ये प्लस कौन सा है बेटा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बहुत बढ़िया। अगर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि एक इससे जुड़ रहा है और एक इससे जुड़ रहा है, अगर मैं यहाँ से ये हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दूं यहाँ पर, तो ये H यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ, तो 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया, 3 डिग्री। तो यहाँ पर प्लस आ गया, ये H यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये CH2 हो गया, और ये अगेन CH3। अब देखो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, बोलो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसे हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल कह रहा हूँ, अब कौन आएगा बेटा, बेस आएगा। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को निकालना।
अब ये प्रोटॉन को बाहर करेगा। अब ये अल्फा सॉरी अल्फा नहीं बीटा भाई, बीटा, ये बीटा और ये बीटा। अब चेक करो, चेक क्या करना है, ये दोनों तो सिमेट्री है, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो एक ही बात है, ये अलग है। तो एक बार यहाँ से निकाल दो और एक बार यहाँ से निकाल दो। यहाँ से निकालोगे तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। एक बार H को यहाँ से निकालो तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो जू का तो ये CH3, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि H निकल जाएगा तो यहाँ CH बचेगा। अब बताइए कौन मेजर होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये अल्फा और ये अल्फा, तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज़्यादा कौन है वो, इसलिए वो कितना बनेगा 80% और ये कितना बनेगा 20%। कहीं कहीं हमारे पास ये 81 दे देता है और ये 19 दे देगा आपको, ये 81 दे देगा और ये 19 दे देगा। तो लगभग इतनी रेंज में ये प्रोडक्ट बना करते हैं। इसे हम सेट जब बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हाँ इसे बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन है। लेकिन बीटा हाइड्रोजन में मैं आपको एक बात बताऊं कि मेन जो प्रोडक्ट होता है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है, वो मेजर प्रोडक्ट वही होगा जब लो बीटा हाइड्रोजन से प्रतिस्थापन होगा। जब बीटा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन से होगा। क्या कहा मैंने, नोट में डाल लेना, मुख्य उत्पाद की बात कर रहा हूं, किसकी, मुख्य उत्पाद की। वैसे तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मैं कैसे बता सकता हूं कि मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। तो आप कैसे बता सकते हैं कि जब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन से होगा, तो मुख्य उत्पाद होगा। जैसे यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, तो ये अधिक बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कम है। तो जहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ से जब हाइड्रोजन का विस्थापन होगा तो वो क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा। तो आज का लेक्चर तो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे E2 एलिमिनेशन के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।